सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 2 का, जिसका नाम है क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, एक एक करके समझते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके रोल्स क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से। Service-oriented architecture is an architectural approach in which applications make use of services available to the network. तो ये क्या होता है, एक आर्किटेक्चरल अप्रोच होता है जिसमें एप्लीकेशन जो होती हैं वो उन सर्विसेज का यूज करती हैं जो कि नेटवर्क में अवेलेबल हो। ठीक, इन दिस आर्किटेक्चर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू फॉर्म एप्लीकेशंस थ्रू ए नेटवर्क कॉल ओवर द इंटरनेट। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो सर्विसेज होती हैं उनको उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कॉल ओवर द इंटरनेट। मींस इंटरनेट की मदद से इसमें सारा काम हो रहा होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में अंदर। इट अलाउज यूजर्स टू कंबाइन ए लार्ज नंबर ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सर्विसेज टू फॉर्म एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जो यूजर्स हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ फैसिलिटीज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ताकि वो कुछ एप्लीकेशंस को बना पाए। तो अब इसके रोल्स की बात करते हैं तो देयर आर टू मेजर रोल्स विद इन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। दो मेजर रोल्स होते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है सर्विस कंज्यूमर। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर इज द मेंटेनर ऑफ द सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? ये एक मेंटेनर होता है सर्विस का, मींस जिसके पास सर्विस होती है, जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स अवेलेबल वन और मोर सर्विसेज फॉर अदर यूज। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फर्म हो सकती है, कोई भी, मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करा लोगों को। जैसे जियो है, वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। जियो क्या है? वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो और कंज्यूमर कौन है? हम और आप लोग कंज्यूमर है। तो सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर में आप समझ गए होंगे। मेन सर्विस कंज्यूमर क्या है? इट इज द वन हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर सर्विस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम है, इसको आप एग्जाम में बना के आएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से। ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ है, सर्विस कंज्यूमर ये है। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? वो सर्विस का रेस्पॉन्स करेगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस बाय द सर्विस कंज्यूमर। ये है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है एसओए के, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एसओए के, और एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स की। तो देर आर 9 टाइप्स ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल विच आर मेंशन्ड बिलो। तो जो गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कि डिजाइन प्रिंसिपल कितने टाइप्स के हैं? 9 टाइप्स के डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं एसओए के। पहला है स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? सर्विस मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन व्हिच डिस्क्राइब्स व्हाट द सर्विस इज अबाउट। तो स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सर्विस का डिस्क्रिप्शन होता है कि मतलब सर्विस है किस चीज़ की, किस बारे में है सर्विस, ताकि क्या हो, क्लाइंट जो है, जो उस सर्विस को लेना चाह रहा है, वो इजीली समझ सके उस सर्विस के बारे में कि वो सर्विस करती क्या है। मींस इट मेक्स इजियर फॉर क्लाइंट एप्लीकेशंस टू अंडरस्टैंड व्हाट द सर्विस डज। ओके। दूसरा है लूज कपलिंग, ठीक है। तो देयर शुड बी एज लेस डिपेंडेंसी एज पॉसिबल बिटवीन द वेब सर्विसेज एंड द क्लाइंट इन्वोकिंग द वेब सर्विस। तो बहुत कम डिपेंडेंसी होनी चाहिए वेब सर्विसेज के बीच में और उस क्लाइंट के बीच में जो कि उन वेब सर्विस को लेना चाह रहा हो। तो ये लूज कपलिंग बताती है। तीसरा है सर्विस एब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। जब भी हम कोई एसओए डिजाइन कर रहे हो तो उसके ये 9 प्रिंसिपल्स हैं जो वो मैच करना चाहिए, ठीक है। सर्विस एब्स्ट्रक्शन मतलब जो सर्विस है वो अपनी फंक्शनैलिटी को एक्सपोज ना करे। मींस क्या ना करे कि वो कैसे अपने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रही है, उस चीज को एक्सपोज ना करे। ये सर्विस एक्सट्रैक्शन होता है। तीसरा है सर्विस यूजेबिलिटी। मींस वंस द कोड फॉर ए वेब सर्विस इज रिटन इट शुड हैव द एबिलिटी वर्क विद वेरियस एप्लीकेशन टाइम। मींस अब मान के चलिए अगर एक बार सर्विस का कोड लिख दिया है हमने, ठीक है, तो उसके अंदर इतनी रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी और जगह पर भी उसका यूज करना चाह रहे हैं तब भी उसको हम यूज कर पाए। ये सर्विस रीयूजेबिलिटी होती है। मींस हम एक वेब सर्विस के कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। पांचवा है सर्विस ऑटोनॉमी। तो सर्विसेज शुड हैव कंट्रोल ओवर द लॉजिक दे इनकैप्सुलेट। सर्विस ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि इनके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए उस लॉजिक का जिसको इन्होंने इनकैप्सुलेट किया है, ताकि कभी भी इन फ्यूचर अगर ये लोग उस इंफॉर्मेशन को या उस लॉजिक को
क्या करना चाहें, एक्सेस करना चाहें तो आसानी से एक्सेस कर पाएँ, तो इसलिए इनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तीसरा है सर्विस स्टेटलेसनेस, कि जो सर्विस है उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक नहीं जानी चाहिए, ये होती है सर्विस स्टेटलेसनेस। ये भी अच्छे समझ में आ गए होंगे आपको। सातवां है सर्विस डिस्कवरेबिलिटी, मीन सर्विस जो है वो इजीली डिस्कवर होनी चाहिए सर्विस रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर है हमारा सर्विस कंपोजेबिलिटी। सर्विस कंपोजेबिलिटी मतलब सर्विस को हम क्या करेंगे, जो बिग प्रॉब्लम्स है सर्विस की उनको लिटिल प्रॉब्लम्स में क्या करके ब्रेक करके उनको इजीली सॉल्व करें। नौवां है सर्विस इंटरऑपरेबिलिटी, means services should use standards that allow diverse subscribers to use the service. इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि सर्विस ऐसे स्टैंडर्ड्स को लगाए या ऐसे स्टैंडर्ड्स को यूज करे जिसकी वजह से जो डाइवर्स सब्सक्राइबर्स हैं वो इस सर्विसेज को यूज कर पाए, ठीक है। मैं आपको नोट्स तो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा इसके एडवांटेजेस क्या हैं एसओए के। इसका एडवांटेज है कि जो इसकी सर्विसेज है उनको हम यूज कर सकते हैं, इसके अंदर इजी मेंटेनेंस होता है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। ये इजीली अवेलेबल होती है जब भी हम इसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये रिलायबल होती है क्योंकि इसके अंदर कोड्स को डिबग करना बहुत इजी है। ये स्केलेबल होती है क्योंकि वो बहुत सारे सर्वर्स पे एक एनवायरनमेंट में काम कर सकती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसकी पहली डिसएडवांटेज है कि हाई बैंडविड्थ सर्वर चाहिए इसके लिए, means the net service sends and receives messages and knowledge often, so it simply reaches high daily requests, so it involves a high speed server with plenty of information needed to run an internet service. means क्या चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हाई बैंडविड्थ सर्वर चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ रिक्वेस्ट कर लेते हैं, है ना, तो इस वजह से इसके लिए हाई बैंडविड्थ सर्वर चाहिए। दूसरा एक्स्ट्रा ओवरलोड हो जाता है कभी कभी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इन SOA we validate all inputs for their wallet before sending them to service. SOA में क्या करते हैं कि हम सारे इनपुट्स को वैलिडेट करते हैं जब तक हम उन क्या करते हैं, इन SOA we validate all inputs for their validity, जितने भी इनपुट्स हम भेज रहे हैं उनकी वैलिडिटी पहले चेक कर लेते हैं सेंड करने से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मल्टीपल सर्विसेज को हम क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक ओवरलोड हो जाता है सिस्टम पे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा, इसको इम्प्लीमेंट करने का जो कॉस्ट है वो हाई होता है, मीन्स इट इज़ एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम SOA का इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं या इसको बनाना चाह रहे हैं तो इसकी जो कॉस्ट लगती है वो बहुत हाई होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो SOA जो है उसको हम हेल्थ डिलीवरी में भी यूज़ करते हैं, मीन्स इट इज़ यूज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी। आर्मीज और एयरफोर्स जो होती हैं वो इसको डिप्लॉय करती हैं सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स के दौरान। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ SOA क्या हैं। हालांकि SOA के बहुत सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। पहली लिमिटेशन क्या है कि ये स्टैंडर्ड लोड एप्लीकेशंस होता है जिन पे इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। दूसरा, मैसेज पासिंग जो होती है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन। शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इन एप्लीकेशंस की। चौथा, इसकी होमोजीनियस एप्लीकेशन होती है। पांचवा, हैवी डेटा ट्रांसफर जो होता है एप्लीकेशन के द्वारा वो जल्दी झेल नहीं पाता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। क्या क्या है, एक तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, मैसेज पासिंग। तीसरा, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है। चौथा, होमोजेनियस एप्लीकेशंस आ जाती हैं कभी कभी, तो ये क्या डगमगा जाता है हमारा SOA। अगर हैवी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो भी ये कामयाब नहीं होता है। लिमिटेशंस हैं ये SOA की। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। अब हम बात करते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की लेयर्स का। तो हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेयर, एक वर्टिकल लेयर। तो हॉरिजॉन्टल लेयर क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर 5 डिफरेंट सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं जिन जो कि हैं कंज्यूमर इंटरफेस लेयर, बिजनेस प्रोसेस कंपोजिशन और कोरियोग्राफी लेयर, सर्विस लेयर, सर्विस कंपोनेंट्स लेयर एंड ऑपरेशनल सिस्टम लेयर। तो कंज्यूमर इंटरफेस लेयर क्या होती है, दीज आर GUI ऐप फॉर यूजर्स टू एक्सेस द सर्विस।
कंज्यूमर इंटरफेस लेयर वो लेयर होती है जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, जो यूजर्स हैं वो सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी है बिजनेस प्रोटेक्शन कंपोजिशन और कोरियोग्राफी लेयर। तो कोरियोग्राफी लेयर क्या होती है, ये एक सर्विस लेयर होती है जो कि बिजनेस यूज केस को रिप्रेजेंट करती है और बिजनेस प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी है हमारे पास सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर क्या होती है, मैनी सर्विस वर्क टुगेदर फॉर क्रिएटिंग ए होल एंटरप्राइज इन सर्विस इन्वेंटरी। तो सर्विस लेयर वो होती है जिसके अंदर जो कि सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवा रही होती है, बता रही होती है सर्विस को, ठीक है, कि सर्विस है क्या, कैसे सर्विस वर्क कर रही है, इस सारी चीज़ों को सर्विस लेयर बता रही होती है। चौथी है हमारे पास सर्विस कंपोनेंट्स लेयर। तो सर्विस कंपोनेंट लेयर के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं, फंक्शनल और टेक्निकल लाइब्रेरीज होती हैं। मींस सर्विसेज के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन चीज़ों को जो होल्ड कर रही है लेयर, उसको हम बोलते हैं सर्विस कंपोनेंट लेयर। पांचवा है ऑपरेशनल सिस्टम लेयर। तो इस लेयर के अंदर क्या होता है, सारा ऑपरेशन हो रहा होता है, मींस इसके अंदर डेटा मॉडल्स होते हैं, टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं और डेटा की रिपोजिटरी होती है जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा था, सारे के सारे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो ऑपरेशन सिस्टम लेयर के अंदर होती हैं। तो पांचों की पांचों लेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लेयर्स की। तो वर्टिकल लेयर के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लेयर के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, पहली होती है इंटीग्रेशन लेयर। तो ये जो लेयर होती है, इट enables द इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज थ्रू द इंट्रक्शन ऑफ ए रिलायबल सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो ये जो होती है ना, वो इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज को इंप्लीमेंट करवाती है इंटीग्रेशन लेयर विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट राउटिंग, प्रोटोकॉल मीडिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स। तो किसकी हेल्प से, इंटेलिजेंट राउटिंग की हेल्प से, प्रोटोकॉल मीडिएशन की हेल्प से और ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स की हेल्प से ये इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट कराती है। दूसरी है क्वालिटी ऑफ सर्विस, मींस कितनी अच्छी क्वालिटी की सर्विस हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ये वर्टिकल लेयर के अंडर आता है। तो दिस लेयर प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर, मैनेज एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ सर्विस सच एज सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। ये जो लेयर है ये क्या प्रोवाइड करती है, ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे एसओए को कि कैसे मॉनिटर करना है, कैसे मैनेज करना है और कैसे मेंटेन करना है क्वालिटी ऑफ सर्विस को, हमारे सिस्टम की या सर्विस की। क्वालिटी ऑफ सर्विस किस सेंस में, सिक्योरिटी की सेंस में कि कितना सिक्योर है, परफॉर्मेंस की सेंस में और अवेलेबिलिटी की सेंस में, मीन्स जब उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कितनी जल्दी वो अवेलेबल हो पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो कितना सिक्योर है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफाइन करती है। तीसरा इंफॉर्मेशनल, मीन्स ये जो लेयर होती है ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस रिलेटेड। मीन्स दिस लेयर इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस रिलेटेड। मीन्स अगर हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, ठीक है, तो अगर वो क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दे पा रही है तो वो अच्छी है, अगर नहीं दे पा रही तो बेकार है। तो यही इन्फॉर्मेशनल लेयर का काम होता है कि वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। चौथा है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है, ये एक आईटी स्ट्रेटेजी लेयर होती है जो कि गवर्न की जाती है हॉरिजॉन्टल लेयर के द्वारा, ताकि वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को क्या कर सके, रीच कर सके। जब भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी नीडेड होगी तब ये गवर्नेंस वाली जो लेयर है वो क्या करेगी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को देगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आप वहां से भी जाकर रेफर कर सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। अगला है एलिमेंट्स क्या है हमारे एसओए के। तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे एसओए के। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक एप्लीकेशन फ्रंट एंड में, एक सर्विस में, एक सर्विस रिपोजिटरी में और एक सर्विस बस में। सर्विस को हम 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लीमेंटेशन और एक इंटरफेस। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिजनेस लॉजिक क्या है और डेटा क्या है, इस तरीके से। तो एप्लीकेशन फ्रंट एंड के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन फ्रंट एंड क्या होता है। तो एसओए के 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ्रंट एंड क्या होता है। ये एक्टिव एलिमेंट होता है एसओए का, जो कि वैल्यू डिलीवर करता है एंड यूजर्स को। एप्लीकेशन फ्रंट एंड मतलब कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं जैसे हम, तो उसका जो फ्रंट एंड है वो क्या क्या बताएगा हमको, वो उस एप्लीकेशन के क्या क्या वैल्यू है वो बताएगा। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन फ्रंट एंड क्या बताता है, वो वैल्यू जो है एसओए की वो डिलीवर करता है एंड यूजर्स को। वो इनिशिएट करता है और कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को किसी भी एंटरप्राइज सिस्टम के। दूसरा है सर्विस। तो सर्विस क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हाई लेवल बिजनेस कंसेप्ट जो हैं वो इनकैप्सुलेट हो जाते हैं। सर्विस क्या है, मतलब
जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम कैसे कर रहे हैं वो हमको पता है ना, तो ऐसे ही सर्विस क्या करती है, वो जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उनको इनकैप्सुलेट करता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिकेशन फॉर द पर्पस, फंक्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट एंड यूसेज ऑफ सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है किस चीज़ के लिए, कि सर्विस का पर्पस क्या है, सर्विस की फंक्शनैलिटी क्या है, सर्विस के कॉन्स्टेंट्स क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या है, और सर्विस की यूसेज क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन जो प्रोवाइड करता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तीसरा इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, ये एक सर्विस एक्सपोजर होता है, ठीक है, जो कि क्लाइंट और सर्विस के बीच में कनेक्टेड होता है। मान के चलिए जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, तो हम तो यूज़र हो गए फेसबुक के, और पीछे जो इसके बैकएंड टीम काम कर रही है, जो इसको पूरा मैनेज कर रही है, उसके बीच में जो भी चीज़ें हैं वो इंटरफेस है। जैसे आप अपना कंप्यूटर या फ़ोन चला रहे होगे तो जो आपकी स्क्रीन है वो आपका इंटरफेस है, यही इंटरफेस का मतलब होता है। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन। तो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, वो बिजनेस लॉजिक को प्रोवाइड करता है और अप्रोप्रिएट डाटा देता है। इट कंटेन्स वन और मोर ऑफ द आर्टिफैक्ट, प्रोग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशंस, डेटा एंड डेटाबेस। इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, डेटा और डेटाबेस का पूरा क्या होता है, लॉजिक होता है। नाइन्थ है हमारे बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द सर्विस। जो भी बिजनेस प्रोसेस होता है किसी सर्विस का, उसको हम बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। डेटा क्या है, डेटा होता है जो भी सर्विस हम यूज कर रहे हैं उस सर्विस से, और कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उस पूरी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं डेटा। नाइन्थ है सर्विस रिपोजिटरी। सर्विस रिपोजिटरी क्या होती है, इट रजिस्टर द सर्विसेज एंड एट्रीब्यूशंस टू फैसिलिटेट द डिस्कवरी ऑफ सर्विसेज, ऑपरेशन, एक्सेस, राइट ओनर्स, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो सर्विस रिपोजिटरी क्या होती है, उसके अंदर हम सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं और जब हम और स्टोर करते हैं, ताकि हम कभी इन फ्यूचर अगर सर्विसेज को लेना चाहें तो हम उनके जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर पाएं। ठीक है, तो ये सर्विस रिपोजिटरी होती है, जहाँ पे हमारी सर्विसेज को स्टोर किया जा रहा है, या एक ऐसी रिपोजिटरी जहाँ पे सर्विसेज को स्टोर किया जा रहा है, वो क्या होती है, वो सर्विस रिपोजिटरी होती है। अब हम बात करते हैं सर्विस बस क्या होती है। तो सर्विस बस जो होती है वो यूज की जाती है मैसेजेस को राउट करने के लिए, यानी कि इधर से उधर मैसेज पास करने के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटोकॉल बिटवीन रिक्वेस्टर एंड सर्विस, ताकि वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करे रिक्वेस्टर के बीच में और सर्विस के बीच में। ये बिजनेस इवेंट्स को हैंडल करती है, क्योंकि ये बिजनेस को डिलीवर करती है एक दूसरे के पास। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है सर्विस बस, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और इंटरेक्शन जो होता है सर्विसेज के बीच में उसको भी ये मैनेज करती है हमारी सर्विस बस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है। Means what is rest, rest is the representational state transfer. It is a software architectural style that defines the constraints to create web services. ये क्या है, रेस्ट क्या है, एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि ये डिफाइन करती है कि कैसे हम वेब सर्विसेज को क्रिएट करेंगे, उनके कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करती है। मीन्स उनकी लिमिटेशंस, कॉन्स्टेंट मतलब 1 2 3 4, ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये 4 लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, या कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, या उनको ये डिफाइन करती है वेब सर्विसेज के लिए। तो वेब सर्विसेज दैट फॉलोज द रेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल इज कॉल्ड रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो एक वेब सर्विस जो कि रेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, उसको हम बोलेंगे रेस्टफुल वेब सर्विस। इसके एडवांटेजेस क्या है रेस्ट की, ये इंटरऑपरेबल होता है, ठीक है। दूसरा ये फ्लेक्सिबल होता है। तीसरा स्केलेबल होता है, इसके ये सिक्योर होता है, और इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस है। मींस इट इज हैविंग इंटरऑपरेबिलिटी, इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज हैविंग स्केलेबिलिटी, इट हैव सिक्योरिटी एंड इट हैज ईज ऑफ यूज। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई जो होते हैं उनकी एडवांटेजेस ये होती हैं। अब हम बात करते हैं रेस्टफुल एपीआई क्या है। अब तो हम पहले तो रेस्ट की बात की थी, अब हम बात करते हैं रेस्टफुल एपीआई क्या है। तो ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है जो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स का यूज करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट कौन कौन सी हैं, जैसे गेट हो गई, पोस्ट हो गई, पुट हो गई, डिलीट डेटा हो गई। तो इन सारी रिक्वेस्ट का जो यूज कर रहा है एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स का, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसको हम रेस्टफुल एपीआई बोलते हैं। ठीक है,
तो RESTful API is an interface that two computer system uses to exchange information securely over the internet. तो RESTful API एक इंटरफेस है जो कि दो कंप्यूटर सिस्टम्स यूज कर रहे हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को इजीली और सिक्योरली एक्सचेंज कर पाए इंटरनेट में, ठीक है। तो मोस्ट बिजनेस एप्लीकेशंस हैव टू कम्युनिकेट विद अदर इंटरनल एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस टू परफॉर्म वेरियस टास्क। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बिजनेस एप्लीकेशंस जो होते हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है एक दूसरे से, या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन होगी या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उनको क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि वो कुछ टास्क को परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, टू जनरेट मंथली पे स्लिप, your internal account system has to share data with your customer's banking system to automate invoicing and communicate with an internal timesheet application। तो RESTful API जो होती हैं वो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और वो सिक्योर, रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करती हैं। तो RESTful API क्या है? RESTful API जो होती है वो इंटरफेस होता है दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में जो कि क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। और ये क्या करता है, ये इस इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज को सिक्योर बनाता है, RESTful API रिलायबल बनाता है और एफिशिएंट बनाता है। ये हमारा RESTful API है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है रेस्टफुल और रेस्टलेस वेब सर्विसेज के बीच में। तो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो रेस्टलेस और रेस्टफुल वेब सर्विस के बीच का आर्किटेक्चर का डिफरेंस क्या है कि जो रेस्टलेस वेब सर्विसेज हैं वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट पे बेस्ड नहीं होती हैं। रेस्टफुल वेब सर्विसेज की बात करें तो वो यूज करती हैं रेस्ट आर्किटेक्चर का। अगर हम रेस्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो रेस्ट वेब सर्विसेज जो हैं वो बेस्ट रेस्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करती है, वहीं रेस्टफुल वेब सर्विसेज जो होती हैं वो रेस्ट प्रिंसिपल्स का यूज करती हैं। रेस्टलेस वेब सर्विसेज सोप सर्विसेज को यूज करती हैं कम्युनिकेशन के लिए, रेस्टफुल वेब सर्विसेज रेस्ट सर्विसेज का यूज करती हैं कम्युनिकेशन के लिए। रेस्टलेस वेब सर्विसेज में XML डेटा फॉर्मेट यूज होता है, वहीं रेस्टफुल वेब सर्विसेज के अंदर JSON, HTML इस तरीके के जो फॉर्मेट्स हैं डेटा फॉर्मेट्स के उनका यूज किया जाता है। फंक्शंस की बात करें तो जो रेस्टलेस वेब सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, सरफेस इंटरफेस का यूज करती हैं ताकि वो बिजनेस लॉजिक को क्या दिखा पाएं, ठीक है। तो दीज सर्विसेज यूज सर्विस इंटरफेसेस टू शो बिजनेस लॉजिक। और रेस्टफुल वेब सर्विसेज जो हैं वो URL का यूज करती हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस लॉजिक दिखा पाएं। वहीं रेस्टलेस जो है वो क्या कर रही हैं, वो यूज सर्विस इंटरफेस टू शो बिजनेस लॉजिक, और हमारे पास जो रेस्टफुल वेब सर्विसेज हैं वो यूज कर रही हैं URL का। अगर हम यूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रेस्टलेस वेब सर्विसेज लेस यूजेबल होती हैं और लेस फ्लेक्सिबल होती हैं, वहीं रेस्टफुल वेब सर्विसेज ज़्यादा यूजेबल और फ्लेक्सिबल होती हैं यूजर्स के लिए। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की बात करें तो रेस्टलेस वेब सर्विस जो होती हैं वो ज़्यादा सिक्योर होती हैं क्योंकि इनके अंदर सिक्योरिटी लेयर जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, वहीं रेस्टफुल वेब सर्विसेज जो होती हैं वो लेस सिक्योर होती हैं। बैंडविड्थ की बात करें तो रेस्टलेस वेब सर्विसेज की स्मॉल बैंडविड्थ होती है, रेस्टफुल वेब सर्विसेज की बैंडविड्थ बड़ी होती है, लार्ज होती है, ठीक है। तो वेब सर्विसेज क्या होती हैं, तो वेब सर्विस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसको हम यूज करते हैं किसके बीच में, दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू डिवाइसेस और वेब एंटिटीज लाइंग ऑन द नेटवर्क। तो वेब सर्विस क्या है, मान के चलिए ये दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यही जो सर्विस प्रोवाइडर है या मीन्स यही जो सर्विस हो रही है, ये पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन हो रही है इसको वेब सर्विस बोलते हैं। इंटरनेट के ऊपर जो सर्विस हो रही है मीन्स जो भी कम्युनिकेशन हो रही है दो कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट के ऊपर उसको हम वेब सर्विस बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, ठीक है। तो वेब सर्विस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसको हम यूज कर रहे हैं दो डिवाइसेस या दो वेब एंटिटीज के बीच की कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए या करने के लिए जो कि एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप की वेब सर्विसेज होती हैं, एक रेस्ट वेब सर्विसेज होती है, एक सोप वेब सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है सोप के बीच में और रेस्ट के बीच में। तो सोप एक प्रोटोकॉल होता है, रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है। सोप का मतलब होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, वहीं रेस्ट की फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सोप जो है वो रेस्ट का यूज नहीं करता है क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, रेस्ट जो है वो सोप वेब सर्विसेज का यूज कर सकता है।
क्योंकि रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उसके अंदर काफी सारे वेब सर्विसेज के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लगे हुए हैं। सोप जो है वो क्या करता है, सर्विस इंटरफेस का यूज करता है ताकि वो बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज कर पाए। वहीं जो रेस्ट है वो यूआरएल का यूज करता है। JAX जो है ये एक जावा एपीआई है जो कि हम सोप वेब सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। कौन सी? JAX। वहीं JAX-RS जो है इसका हम यूज करते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज के लिए। तो नोट्स के लिए तो टेंशन लीजिएगा मत, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे तो मैं डाल ही दूंगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। ठीक। जो सोप है वो डिफाइन करता है स्टैंडर्ड्स को जिनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मीन सोप के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, ये सोप का काम है। वहीं रेस्ट के जो होते हैं उसके अंदर ज़्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। सोप जो होता है वो ज़्यादा बैंडविड्थ लेता है और रिसोर्सेज लेता है। रेस्ट की बात करें तो वो लेस बैंडविड्थ लेता है और कम रिसोर्सेज लेता है। सोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी खुद ही डिफाइन कर लेता है, लेकिन रेस्टफुल वेब सर्विसेज जो होती हैं वो सिक्योरिटी को इनहेरिट करती हैं, या तो किसी से लेती हैं, इनहेरिट करती हैं। सोप जो है वो XML डेटा फॉर्मेट को ही परमिट करता है, वहीं रेस्ट जो है वो XML को भी परमिट कर देगा, HTML डेटा फॉर्मेट को भी परमिट कर देगा। सोप को हम लेस प्रेफर करते हैं रेस्ट से, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशंस है बहुत कम है, यूजेबिलिटी बहुत कम है। वहीं अगर रेस्ट की बात करें तो ये सोप से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं वेब सर्विसेज के। तो 6 आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वेब सर्विसेज के। पहला है यूनिफॉर्म इंटरफेस। तो यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या होता है? इट सजेस्ट दैट देयर शुड बी एन यूनिफॉर्म वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद अ गिवन सर्विस इरेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस और टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो ये करता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या होता है? ये यूनिफॉर्म वे को सजेस्ट करता है जिससे कि हम क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें किसी भी वेब सर्विस से। ठीक है, तो इसकी 4 गाइडलाइंस होती हैं यूनिफॉर्म इंटरफेस की। पहली है रिसोर्स बेस्ड, दूसरी है मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्स थ्रू रिप्रेजेंटेशन, तीसरी है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस और चौथा है हाइपरमीडिया एज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। ये आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या है वेब सर्विसेज के। तो पहली आर्किटेक्चर, इसके अंदर 6 आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहला है हमारे पास यूनिफॉर्म इंटरफेस, दूसरा है हमारे पास स्टेटलेस, तीसरा है कैशेबल, चौथा है क्लाइंट सर्वर, पांचवा है लेयर्ड सिस्टम, छठा है हमारे पास कोड ऑन डिमांड। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म इंटरफेस की। यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या होता है? ये एक यूनिफॉर्म वे को सजेस्ट करता है जिससे कि हम किसी भी सर्वर से इंटरेक्ट कर सकें किसी भी डिवाइस के द्वारा। इसकी 4 गाइडलाइंस होती हैं। पहली है रिसोर्स बेस्ड, मींस इंडिविजुअल यूज रिसोर्सेज जो होती हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं रिक्वेस्ट में। दूसरा है मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू रिप्रेजेंटेशन, तो क्लाइंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है रिसोर्स का। Client has representation of resource and it contains enough information to modify or delete the resource on the server provided it has permission to do so। तो client जो होता है उसके पास रिसोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि वो क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके डेटा को, डिलीट कर सके रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्स हमारे पास सर्वर पे हैं। ठीक है, ये मैनिपुलेशन होता है रिसोर्स का, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि मैनिपुलेशन होना चाहिए। तीसरा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज होते हैं, तो हर मैसेज जो इस इंफॉर्मेशन के अंदर होगा, each message includes enough information to describe how the process the message। तो हर मैसेज जो होता है उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन तो होती है कि वो डिस्क्राइब कर सके कि कैसे इस मैसेज को प्रोसेस करना है। तो ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज होते हैं यूनिफॉर्म इंटरफेस के अंदर। चौथा हाइपर मीडिया, मीन्स इसके अंदर लिंक्स होते हैं रेस्पॉन्सेज के, ताकि क्लाइंट जो हैं वो डिस्कवर कर सकें रिसोर्सेज को ईजिली। जैसे मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, कोई वेब सर्विस ले रहे हैं, आपने गूगल पे कोई भी वेबसाइट सर्च की, वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स भी होंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस भी होंगे कि इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या है, ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज है एक, कि ये खुद डिफाइन कर रहा है कि इसकी सर्विस क्या है, ये कैसे मैनेज हो रहा है। दूसरा जो यहाँ पे URL है वो क्या है, वो हाइपर मीडिया है, जिसपे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए नई इंफॉर्मेशन खुल जाएगी उसके बारे में। तो ये यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है किसी भी वेबसाइट का या मोबाइल ऐप का। दूसरा स्टेटलेस, जो आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट, दूसरा आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट है वेब सर्विसेज का, वो है स्टेटलेस। इट मींस दैट द नेसेसरी स्टेट टू हैंडल द रिक्वेस्ट इज कंटेन्ड विद इन द रिक्वेस्ट इटसेल्फ।
एंड सर्वर वुड नॉट स्टोर एनीथिंग रिलेटेड टू द सेशन। इसका मतलब होता है कि कभी भी जब कोई रिक्वेस्टर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास स्टेटलेस जो उसका आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट है वेब सर्विस का वो स्टेटलेस होता है। ठीक है, क्यों स्टेटलेस होता है? क्योंकि उसके पास नेसेसरी क्या होती है, स्टेट होती है जिससे वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। और जो ये पूरा का पूरा सेशन हो रहा है वो सर्वर स्टोर नहीं करता है। तीसरा है कैशेबल, मीन्स जो हर एक रेस्पॉन्स है शुड इंक्लूड वेदर द रेस्पॉन्स इज कैशेबल और नॉट, एंड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन रेस्पॉन्सेज कैन बी कैश्ड एट द क्लाइंट साइड। तो कैशेबल मतलब हर एक रिस्पॉन्स जो होता है उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो रेस्पॉन्स है वो कैशेबल है या नहीं है, और कितने टाइम तक या कितने ड्यूरेशन तक जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको हम कैश कर सकते हैं क्लाइंट साइड में। चौथा है क्लाइंट सर्वर। तो रेस्ट एप्लीकेशन जो होती है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज करती हैं। एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन और सर्वर जो है वो उसको रेस्पॉन्ड कर देता है। तो इस आर्किटेक्चर पर बेस कर होती हैं ये वेब सर्विसेज। पांचवा है लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो कोई भी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है उसके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं। कोड ऑन डिमांड मतलब ये एक ऑप्शनल फीचर होता है। इसमें क्या होता है कि सर्वर जो है वो एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोवाइड कर देता है क्लाइंट को। तो ये सात हमारे पास, छह हमारे पास क्या है आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल क्या आता है। पब्लिशर सब्सक्राइब मॉडल, तो पब्लिशर सब्सक्राइब मॉडल को हम पब सब भी मॉडल भी बोलते हैं। ये एक एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग सिस्टम होता है। क्या होता है ये? एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग सिस्टम होता है हमारे पास पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल जो होता है। तो जो सेंडर होता है उसको हम पब्लिशर बोलते हैं और रिसीवर को हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। जैसे मैं क्या हूँ, जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं क्या हूँ, मैं पब्लिशर हूँ अपनी वीडियो का। ठीक है, आप जो देख पा रहे हैं वो कौन है? सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स याद है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। तो मेन एडवांटेज क्या होता है पब सब का कि ये सब सिस्टम्स को डिकपल करता है। मींस इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका आर्किटेक्चर है कि हमारे पास एक टॉपिक और पब्लिशर है। पब्लिशर ने क्या किया? पब्लिशर ने मैसेज भेजा, ठीक है, टॉपिक के पास। टॉपिक ने मैसेज को स्टोर किया, सब्सक्राइबर्स ने उस इंफॉर्मेशन को गेन कर लिया। यही वर्किंग है जैसा कि YouTube सब्सक्राइबर चैनल्स की होती है। YouTube चैनल्स की होती है कि एक पब्लिशर अपनी वीडियो को पब्लिश करता है, सब्सक्राइबर्स उस वीडियो को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो डिलीवरी मेथड्स होते हैं कि पब्लिशर ने तो पुश किया इन्फॉर्मेशन को और सब्सक्राइबर ने पुल कर लिया। तो सब्सक्राइबर जो होता है वो मैसेज रिसीव करता है बाय आइदर पुशिंग द मैसेज टू द सब्सक्राइबर और बाय सब्सक्राइबर पुलिंग द मैसेज फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, तो दो डिलीवरी मेथड्स होते हैं, पुश और पुल। जो हमारे पास पब्लिशर होता है वो क्या करता है? वो पुश करता है मैसेज को, और जो सब्सक्राइबर होता है वो पुल करता है मैसेज को। तो टॉपिक क्या होता है? टॉपिक क्या हमारे पास? टॉपिक क्या होता है? टॉपिक है एक ऐसा प्लेस जहां पे मैसेज सेंड हो रहे हैं। जैसे यूट्यूब का जो डेटाबेस है उसके अंदर मैसेज स्टोर हो रहा है या सेंड हो रहा है और वहां से आप लोग ले रहे हो। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एक सर्विस प्रोवाइड होती है पब्लिशर के द्वारा। ठीक है, पब्लिशर कौन है? एक ऐसा आदमी या एक ऐसी एंटिटी जो कि मैसेज सेंड कर रही है टॉपिक पे। सब्सक्राइबर कौन है? सब्सक्राइबर वो बंदे हैं जो कि इस टॉपिक से उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? इट इज अ मैसेज दैट सब्सक्राइबर सेंड आफ्टर दे रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द टॉपिक। तो ये एक ऐसा मैसेज होता है जो कि सब्सक्राइबर्स सेंड करते हैं जब उनको वो मैसेज मिल जाता है टॉपिक से। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो की ही, तो एक पब्लिशर है, उसने वीडियो को अपलोड किया। जैसे मैं ही हूं, तो मैंने वीडियो को अपलोड किया। अब क्या हुआ? आप सब्सक्राइबर्स हो, आपने उसको ले लिया वीडियो को। उसके बाद आपने एक्नॉलेज किया कि वो अपने वीडियो देखिए लाइक करके या कमेंट करके। तो ये एक्नॉलेजमेंट होता है। आई होप इतना समझ गए होंगे आप पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल के बारे में। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल के। तो ये जो पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल है वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, क्योंकि जो बहुत सारे इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स हैं वो मैसेज रिसीव कर सकते हैं एक साथ और एसिंक्रोनसली। पब्लिशर जो है वो क्या करता है? इट डजंट नीड टू नो हु द सब्सक्राइबर्स है। पब्लिशर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसके सब्सक्राइबर्स कौन है। मैसेज हैंडलिंग जो होती है इसके अंदर पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल के अंदर वो स्केलेबल होती है, रिलायबल होती है और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं।
क्या क्या, ये फ्लेक्सिबल होता है, मैसेज हैंडलिंग जो होती है इसके अंदर स्केलेबल होती है, रिलायबल होती है, और ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। अब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या है और उसकी नीड क्या है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ये पता करते हैं कि कैसे किसी भी सर्विस को हम सेपरेट करें फ्रॉम द अंडरलाइन फिजिकल डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस। जैसे मान के चलिए आप एक दुकान पे जाते हैं फिजिकली कपड़े खरीदने के लिए, और वहीं अगर हम उसको क्या कर दें, इंटरनेट पर डाल दें, तो उसका वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि क्या कौन करता है, अमेजोन करती है, फ्लिपकार्ट करती है, तो ये क्या ही वर्चुअलाइजेशन कर देते हैं उस सर्विस का। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हम किसी भी सर्विस का या कंप्यूटर हार्डवेयर का वर्चुअल वर्जन निकाल देते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, इट हेल्प्स यूजर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन मेंटेनिंग दो सर्विसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी थ्रू एक्सटर्नल पीपल व्हिच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट टू द कंपनी। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, ये यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है ताकि ये उन सर्विसेज को मेंटेन कर सकें जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा या किसी थर्ड पार्टी पीपल के द्वारा रिक्वायर्ड है। और ये जो कॉस्ट है उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करने की किसी भी कंपनी के द्वारा, उसको रिड्यूस कर देता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं वर्चुअलाइजेशन के। तो ये फ्लेक्सिबल होता है और इसके अंदर एफिशिएंट एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का। इसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रायोरिटी होती है वो एनहेंस हो जाती है। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उसको लो कर देता है। मान के चलिए कोई सर्विस है, उसको जनरेट करने के लिए जितना पैसा लगता है, अगर कंपनी अलग अलग लगाएंगी तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। वहीं अगर एक कंपनी है, उसने एक बार सर्विस को बना लिया है, तो वो कुछ पेमेंट पे या थोड़ा सा पेमेंट पे उस सर्विस को दूसरे लोगों पर दे पाए, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उनको दोबारा से जनरेट ना करना पड़े ज़्यादा पैसा लगा के। तो ये कॉस्ट सेविंग होता है। ठीक है, इसके पास रिमोट एक्सेस होता है, रैपिड स्केलेबिलिटी होती है, ये बेनिफिट है वर्चुअलाइजेशन का। हाई अवेलेबिलिटी होती है वर्चुअलाइजेशन के अंदर, ये इजीली अवेलेबल है हर एक बंदे के लिए। जब हमने इंटरनेट पर डाल दिया कोई चीज़ तो हर बंदे के लिए अवेलेबल है भाई। और डिजास्टर रिकवरी बहुत ईजिली, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डेटा बेसिस बन जाते हैं। पे पर्सी ऑफ द आईडी स्ट्रक्चर ऑन डिमांड। पांचवा है इनेबलिंग रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये इनेबल करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करने में। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई है, और डेटा का रिस्क जो है, डेटा का खोने का या सिक्योर ना होने का रिस्क जो बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन के कितने टाइप्स हैं। तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो 6 टाइप्स का होता है। एक होता है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, दूसरा है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, तीसरा है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, चौथा है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, पांचवा है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, छठा है डेटा वर्चुअलाइजेशन। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, तो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, यूजर को हेल्प करता है ताकि वो किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेस कर पाए सर्वर से। एप्लीकेशन वर्चुअल में क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन को हम सर्वर पर डाल सकते हैं और उस सर्वर से मल्टीपल जो लोग हैं वो उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन होता है। मीन किसी भी एप्लीकेशन का अगर हम वर्चुअलाइजेशन कर देते हैं उसको हम एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि मतलब कोई एक फिजिकल एप्लीकेशन है, उसका हमने क्या किया, उस एप्लीकेशन को हमने कहाँ डाल दिया, इंटरनेट या सर्वर पर डाल दिया, और वो सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो सर्वर जो होता है वो सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एप्लीकेशन को उनको भी स्टोर करता है। ठीक, तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू क्रिएट एंड प्रोविजन वर्चुअल नेटवर्क्स, लॉजिकल स्विचेस, राउटर। ये क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम वर्चुअल नेटवर्क्स को क्रिएट कर सकें। ठीक है, लॉजिकल स्विचेस बना सकें, राउटर्स बना सकें, और राउटर्स की मदद से उस नेटवर्क को क्या कर सकें, एक्सेस कर पाए। ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर होता है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो वो क्या करता है, इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस देयर डेस्कटॉप वर्चुअली फ्रॉम एनी लोकेशन बाय अ डिफरेंट मशीन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होता है, जैसे एनीडेस्क का एक वेबसाइट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरा का पूरा जो लैपटॉप की या स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसको हम दूसरी जगह बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर होता है। चौथा है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम्स को। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जब हम सर्वर रिसोर्सेज को मास्क कर देते हैं,
ठीक है, उसको हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल सर्वर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स में बाय चेंजिंग देयर आइडेंटिटी नंबर एंड प्रोसेसर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इसको हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। पांचवा, डेटा वर्चुअलाइजेशन। ये एक ऐसा वर्चुअलाइजेशन होता है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज से और एक सिंगल प्लेस पे मैनेज करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा वर्चुअलाइजेशन। मीन्स एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे अपने डेटा को स्टोर किया अलग अलग जगह से, डेटा को एक्सेस किया बहुत सारी जगहों से, डेटा वर्चुअलाइजेशन किया। ये एक ऐसा वर्चुअलाइजेशन है जिसमें हम बहुत सारे रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं एक सिंगल प्लेस पे, ताकि जो बाकी लोग हैं उस डेटा को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। ये डेटा वर्चुअलाइजेशन के अंदर होता है हमारे पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़िएगा यार, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा आपको, बहुत डीप में समझाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने नोट्स बनाए, आप एक बार पढ़ के खुद देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स क्या होते हैं वर्चुअलाइजेशन के क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो 5 लेवल के इम्प्लीमेंटेशन लेवल होता है वर्चुअलाइजेशन का क्लाउड कंप्यूटिंग का। पहला है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल। तो ये वर्क करता है ISA इमुलेशन के थ्रू। ये हेल्पफुल होता है टू रन हीप्स ऑफ लेगेसी कोड्स विच वाज ओरिजिनली रिटन फॉर डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ये हेल्पफुल होता है उन लेगेसी कोड्स को रन करने में जो कि किसी डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाए गए थे। तो ये ISA इमुलेशन पे काम करता है। मींस ये जो कोड्स होते हैं वो किसी वर्चुअल मशीन पे रन कर सकते हैं यूजिंग द ISA। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का यूज करके ये जो कोड्स हैं वो किसी मशीन पर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, विजुअलाइजेशन परफॉर्म एट द लेवल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल क्या होता है, एक ऐसी विजुअलाइजेशन होती है जिसको हम परफॉर्म करते हैं हार्डवेयर लेवल पे। तो इट मेक्स यूज ऑफ ए हाइपरवाइजर। इसमें हम हाइपरवाइजर का यूज करते हैं which is used for functioning. It allows the virtualization of each of the hardware components. इसमें क्या होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल में, ये तो हार्डवेयर लेवल का वर्चुअलाइजेशन है और ये जो वर्चुअलाइजेशन है ये अलाउ करता है हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट को वर्चुअल होने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, मेमोरी भी हो सकती है और प्रोसेसर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन कर देते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वर्चुअलाइजेशन कर देते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो वर्चुअलाइजेशन मॉडल है वो कैपेबल होता है लेयर क्रिएट करने के लिए जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है, किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में। चौथा है हमारे पास लाइब्रेरी लेवल, जिसमें हम लाइब्रेरी को वर्चुअलाइज कर देते हैं। पांचवा है एप्लीकेशन लेवल। तो एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन है उसका वर्चुअलाइजेशन कर देते हैं। मीन्स वेयर इट इज अ डिजायर टू वर्चुअलाइज ओनली वन एप्लीकेशन एंड द लास्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग। एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन जो होती है उसको हम यूज करते हैं जब हमारे पास डिजायर होती है किसी भी एप्लीकेशन को वर्चुअलाइज करने के लिए। ठीक है, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है ये लास्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन लेवल के बारे में पढ़ लिया हमने, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल, दूसरा हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, चौथा लाइब्रेरी लेवल, पांचवा एप्लीकेशन लेवल। आई होप आप इतना समझ के होंगे। ये इसका डायग्राम है। एप्लीकेशन लेवल में हम JVM और .NET का यूज करते हैं, लाइब्रेरी लेवल में हम वाइन और VCU का यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जेल, FVM, एनसिम्स का यूज करते हैं, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल में हम VMware या वर्चुअल PC का यूज कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के लिए हम बर्ड, डायनामो, QEMU इन सारे सर्विसेज का यूज कर रहे होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। तो जनरल में हमारे पास 3 टाइप के वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर के 3 क्लासेस हैं, एक हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, दूसरा पैराविजुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन और तीसरा है होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। हम बात करते हैं हाइपरवाइजर और ज़ेन आर्किटेक्चर की। तो हाइपरवाइजर जो होता है उसको हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इनेबल करता है कि वो एक सिंगल फिजिकल होस्ट पर शेयर हो जाएं। ठीक है, तो हाइपरवाइजर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक सिंगल फिजिकल होस्ट पर शेयर होने के लिए इनेबल कर देता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइप 1 हाइपरवाइजर, एक टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 को हम
बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, और टाइप 2 को हम होस्टेड हाइपरवाइजर बोलते हैं। हाइपरवाइजर जो टाइप 1 का होता है उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है हार्डवेयर का, मीन्स इट रन्स डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर विदाउट द नीड फॉर ए होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन कर सकता है बिना किसी होस्ट कंप्यूटिंग सिस्टम की या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के। दूसरा, ये इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। इसके एग्जाम्पल हैं VMware, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी सर्वर और XCN सर्वर। अगर हम टाइप 2 हाइपरवाइजर की बात करें, जिसको हम होस्टेड हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। मीन्स इसको ऑपरेट करने के लिए हमको एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसकी परफॉर्मेंस लो होती है अगर हम कंपेयर करें टाइप 1 हाइपरवाइजर से, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल लेयर्स होती हैं। एग्जाम्पल है इसके VMware वर्कस्टेशंस, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी। ये हमारे पास हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं किसकी, ज़ेन हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर की। तो ये एक ओपन सोर्स टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है और इसको हम माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। इसके पास ये कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है डोमेन 0 या डोम 0, जिसके अंदर प्रिविलेज डोमेन होता है। मीन्स इसको हम कंट्रोल डोमेन भी बोल सकते हैं और प्रिविलेज डोमेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है हार्डवेयर का। डोमेन 0 के अंदर मैनेजमेंट की बात करें इसकी, तो ये मैनेज कर सकता है बाकी डोमेन्स को भी और हार्डवेयर रिलेटेड टास्क को भी हैंडल कर सकता है। डोमेन 0, डोमेन यू या डोम यू जिसको बोलते हैं, ये अनप्रिविलेज्ड डोमेन होता है। मीन्स जो यूजर डोमेन है वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है और इसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है फिजिकल हार्डवेयर का। अगर हम ज़ेन हाइपरवाइजर लेयर की बात करें तो इसका कोर कंपोनेंट क्या होता है, ज़ेन हाइपरवाइजर जो होती है वो कोर लेयर होती है, जो कि कहाँ रहती है, हार्डवेयर और डोमेन्स के बीच में जो लेयर है उसको हम ज़ेन हाइपरवाइजर लेयर बोलेंगे। ये क्या करती है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट में काम आती है, क्योंकि ये रिसोर्स को मैनेज करती है और आइसोलेशन जो होता है डिफरेंट डोमेन्स के बीच में उसको ये क्या करती है, एंश्योर करती है। वर्चुअल मशीन मॉनिटर जो होता है वो वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करता है और रिसोर्स एलोकेशन को मॉनिटर करता है। ठीक है, इसका अगला कंपोनेंट है ज़ेन स्टोर, जिसको एक डेटाबेस की तरह एक्ट करता है। ज़ेन स्टोर क्या है, एक डेटाबेस की तरह एक्ट करता है और कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन जो होती है दो डोमेन्स के बीच की उसको शेयर करता है। ज़ेन बस क्या है, वो इंटर डोमेन कम्युनिकेशन के लिए पार्ट लेती है। जैसे कि ये एक क्या है, डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, एक डोमेन है, इनके बीच को जो कनेक्शन है जहाँ से इनको एक सही तरीके से क्या कर सकता है, जो इस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कर सकता है, या एक ऐसा पार्टिकुलर चीज़ जो इस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेन बस बोलते हैं। अगला है कंट्रोल और टूल स्टैक। कंट्रोल स्टैक क्या होता है, इसके अंदर मैनेजमेंट टूल होते हैं डोमेन क्रिएशन के लिए, डोमेन का डिस्ट्रक्शन के लिए और डोमेन मॉनिटरिंग के लिए। टूल स्टैक क्या है, ये इसके अंदर टूल्स होते हैं लाइक एक्सेल और XM, जिसकी वजह से हम ज़ेन डोमेन्स को क्या कर सकते हैं, XEN डोमेन्स को मैनेज कर सकते हैं। आई होप इतना समझ गए होंगे। अगला है पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो CPU वर्चुअलाइजेशन की ही एक कैटेगरी है, जिसमें हम हाइपर कॉल्स का यूज करते हैं फॉर ऑपरेशंस टू हैंडल इंस्ट्रक्शन एट कंपाइल टाइम। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये CPU वर्चुअलाइजेशन की कैटेगरी है जिसमें हम हाइपर कॉल्स का यूज करते हैं उन कंस्ट्रक्शंस या उन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए या उन इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए जो कि कंपाइल टाइम पे हो रहे हैं। पैरा वर्चुअलाइजेशन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता है, और अगर कम्प्लीटली नहीं है तो वो पार्शियली आइसोलेटेड होता है वर्चुअल मशीन से। ठीक है, in para virtualization guest OS is not completely isolated but it is partially isolated by the virtual machine from the virtualization layer and hardware। ठीक समझ गए हूँ, गेस्ट OS जो है या गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, पार्शियली आइसोलेटेड की जाता है वर्चुअल मशीन के द्वारा। ठीक है, VMware जो होता है और ज़ेन जो है इसके एग्जांपल्स हैं पैरा वर्चुअलाइजेशन के। ये इसका डायग्राम है, आप बना के आना। यहाँ पे हमारा यूजर है पे, यहाँ पे दूसरा यूजर है पे, तीसरा यूजर पे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं हम होस्ट कंप्यूटर सिस्टम से। ये वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है। तो हाइपर कॉल करता है कौन, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम हाइपर कॉल कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन लेयर को, और वर्चुअलाइजेशन लेयर से हम होस्ट कंप्यूटर सिस्टम को भी हाइपर कॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या हाइपर कॉल्स का यूज कर रहे होते हैं और किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पैरा वर्चुअलाइजेशन में। अब हम बात करते हैं होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की। तो होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को हम टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो वर्चुअलाइजेशन होती है इसके अंदर वो टॉप पे होती है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के।
क्योंकि वर्चुअलाइजेशन जो भी हो रही है इसके अंदर वो टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हो रही है। इस अप्रोच में जो हाइपरवाइजर होता है या वर्चुअल मशीन मॉनिटर जो होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन की तरह होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो क्या करता है, वो अलाउ करता है क्रिएशन का, मैनेजमेंट का वर्चुअल मशीन के विद इन दैट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल है। होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन क्या है, वो एक टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन होती है जिसमें कि हम वर्चुअलाइजेशन जो भी कर रहे होते हैं, किसी भी सर्विस का जो हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं वो टॉप पे कर रहे होते हैं किसी भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है उसको हम एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करते हैं, किसी भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करते हैं हम हाइपरवाइजर को, जो क्या करता है वो क्रिएशन को और मैनेजमेंट को अलाउ करता है वर्चुअल मशीन के। ठीक है, ये इसका क्या है हमारे पास, ये डायग्राम है, आपको बना के आना है कि सबसे ऊपर लेयर एप्लीकेशन है, फिर फाइल सिस्टम, फिर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, फिर डिस्क डिवाइस ड्राइवर, फिर एडेप्टर इंटरफेस और डिस्क एसेट्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है फुल और पैरा वर्चुअलाइजेशन के बीच में। फुल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन। फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन जो होती है वो परमिट करती है एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विद द रनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड ओएस इन एन एंटायरली आइसोलेटेड वे। तो फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है क्या होता है कि जो वर्चुअल मशीन है वो परमिट कर देते हैं एग्जीक्यूशन को इंस्ट्रक्शंस के जो कि किसी भी अनमॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे होते हैं आइसोलेटेड वे में। और पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअल मशीन जो होती है वो फुल आइसोलेशन ओएस का नहीं इंप्लीमेंट करती है। फुल वर्चुअलाइजेशन कम सिक्योर होता है, पैरा वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। किसके अंदर, किससे, फुल वर्चुअलाइजेशन से। फुल वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो बाइनरी ट्रांसलेशन का यूज करता है, ठीक है, और पैरा वर्चुअलाइजेशन जो वो हाइपर कॉल्स का यूज करता है कंपाइल टाइम पे ताकि वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। फुल वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो स्लो होता है और पैरा वर्चुअलाइजेशन फास्टर होता है ऑपरेशन के दौरान। फुल वर्चुअलाइजेशन जो होता है उसको पोर्टेबल माना जाता है और वो कंपैटिबल भी होता है। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन जो है वो कम कंपैटिबल है और कम पोर्टेबल है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं फुल वर्चुअलाइजेशन के माइक्रोसॉफ्ट और पैरेलल सिस्टम। पैरा वर्चुअलाइजेशन के एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, सिट्रिक्स, एक्सीएन एक्सेट्रा। और फुल वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है बिना मॉडिफिकेशन के। और अगर हम पैरा वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं वो पहले मॉडिफाइड होने चाहिए ताकि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकें, यूज कर पाए। CPU virtualization क्या होता है? CPU virtualization refers to the process of creating virtual instances or environment on a single physical central processing unit. CPU virtualization का मतलब होता है कि ये virtual instances या environment जो हैं उनको create कर देता है एक single physical central processing unit पे। जो मेन गोल होता है CPU का वो क्या होता है कि virtualization is to allow multiple operating systems or applications to run on the same physical hardware simultaneously as if they were running on separate dedicated machines. There are two types, para and full. ये पता ही है आपको CPU virtualization क्या है। इसमें इसका मेन गोल होता है कि बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको हम विजुअलाइज कर देंगे ताकि वो फिजिकल एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर पे क्या कर पाए, रन कर पाए। तो ये CPU वर्चुअलाइजेशन होता है। CPU वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम वर्चुअल इंस्टेंसेस या एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देते हैं एक सिंगल फिजिकल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो मेन गोल क्या है CPU का कि इट अलाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस टू रन ऑन द सेम फिजिकल हार्डवेयर साइमल्टेनियसली। ये अलाउ करता है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और एप्लीकेशंस को एक सेम फिजिकल हार्डवेयर पे रन करने में साइमल्टेनियसली। बात करते हैं मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि एब्स्ट्रैक्ट करती है, मैनेज करती है और ऑप्टिमाइज करती है फिजिकल मेमोरी को जो हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो एब्स्ट्रैक्ट करती है, मैनेज करती है, ऑप्टिमाइज करती है फिजिकल मेमोरी को जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। ये एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को क्रिएट कर देती है रैम के बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी उस कंप्यूटर पर रन कर रहा है ताकि एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन हो सके, किसके बीच में, डिफरेंट प्रोसेस के बीच में और प्रोग्राम्स के बीच में। ये मेमोरी वर्चुअलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्चुअलाइजेशन का, तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम वर्चुअलाइजेशन में यूज करते हैं ताकि हम मैनेज कर सकें और ऑप्टिमाइज कर सकें दो वर्चुअल मशीन्स के इंटरेक्शन के बीच में, ठीक है। किसके बीच में,
इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम ऑप्टिमाइज करते हैं और मैनेज करते हैं वर्चुअल मशीन और फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द वर्चुअल मशीन एंड द फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है वर्चुअल मशीन के बीच में और फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। तो ये एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन को अलाउ करता है और सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। दो टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन होते हैं। डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन मींस इसमें हम वर्चुअल मशीन्स को डायरेक्टली दिस अप्रोच अलाउज द वर्चुअल मशीन टू एक्सेस डिवाइसेस डायरेक्टली। डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है डिवाइस का। अगर हम इनपुट आउटपुट दूसरा है इनपुट आउटपुट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, तो ये एक होस्ट सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो एक्सेस हो रहा है उसका, जिससे ये इंश्योर करते हैं कि वीएम जो है वो इंटरफियर ना करे होस्ट सिस्टम ऑपरेशंस के बीच में। तो दो टाइप्स के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्चुअलाइजेशन होते हैं। सीपीयू वर्चुअलाइजेशन मतलब सीपीयू के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको हम वर्चुअलाइज कर दें। मेमोरी मतलब मेमोरी को वर्चुअलाइज कर दें। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब एक ऐसा लेयर दे दें, एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिससे हम मैनेज कर पाएं वर्चुअल मशीन और फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको। तो ये दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन, दूसरा है इनपुट आउटपुट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हम वर्चुअल मशीन जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है डिवाइस को। वहीं अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो है वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती है डिवाइस के बीच में इनपुट और डिवाइसेस से। इसके लिए उसको होस्ट सिस्टम ऑपरेशंस को या होस्ट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट की, तो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट जो होता है वो रेफर करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज को कंप्यूटर सिस्टम के that enables the use of virtualization technology। तो virtualization support क्या है? It refers to the hardware and software capabilities of a soft computer system that enables the use of virtualization technologies। ये क्या करता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज जो है कंप्यूटर सिस्टम की उनको इनेबल करता है ताकि वो क्या कर सकें, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकें। तो इट इज इसेंशियल फॉर रनिंग वर्चुअल मशीन। जो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट होता है इसको इसेंशियल माना जाता है वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए एंड अदर वर्चुअलाइजेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस। इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? प्रोसेसर्स, चिपसेट्स, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। ये इसके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। तो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट क्या होता है? ये क्या होता है? ये कंप्यूटर सिस्टम इट रेफर्स टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज। ये क्या करता है? रेफर करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज को रेफर करता है जिनकी मदद से हम वर्चुअल टेक्नोलॉजीज का यूज कर पाए। अब हम बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी क्या होता है। तो डिजास्टर रिकवरी क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? वो स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व करता है और सर्विसेज को इन्वॉल्व करता है जिससे कि हम किसी भी डेटा को बैकअप कर सकें, एप्लीकेशन का बैकअप कर सकते हैं या बाकी सारे रिसोर्सेज जो कि क्लाउड के अंदर यूज किए गए हैं उनका हम यूज कर पाए। तो डिजास्टर रिकवरी इज in cloud computing involves strategies and services to backup data, applications and other resources in the cloud, ensuring business continuity in the event of network or power outages, system failures, natural disasters, cyber attacks or other disruptive events। तो डिजास्टर रिकवरी क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने जो डेटा है उसका रिकवर कर सकते हैं। कैसे? कि अपने डेटा के मल्टीपल कॉपीज बना लें, उसका बैकअप कर लें ताकि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहे ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे नेटवर्क फेलियर हो गया है, सिस्टम का फेलियर हो गया है या नेचुरल डिजास्टर्स आ गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्लाउड बेस्ड डिजास्टर रिकवरी जो होते हैं वो बेनिफिट देते हैं जिससे कि बेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारे सिस्टम के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है और स्केबिलिटी बढ़ जाती है। ये तीन की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है डिजास्टर रिकवरी। पहला है एनालिसिस, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा है टेस्टिंग। एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से डिजास्टर्स आ सकते हैं अगर हम इस डेटा को बैकअप नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तीसरा है टेस्टिंग कि कितने कामयाब रहे वो जो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए हैं। तो क्लाउड बेस्ड डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस जो हैं वो बिल्ट इन सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज भी ऑफर करते हैं ताकि जो ओवरऑल
सिक्योरिटी पोस्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम क्या कर पाएँ, एनहेंस कर पाएँ। ये डिजास्टर रिकवरी होती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। और आपको मैं इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।